चलो ध्यान देना। पेज नंबर 72 पे अपना नया टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू आईटीसी। सेक्शंस का जो ब्लॉक है वो 16 से स्टार्ट हो रहा है और ये 21 तक जाने वाला है और इसमें मल्टीपल टॉपिक्स है, नॉट ओनली आईटीसी। 16, 17, 18 में हम आईटीसी की बात करेंगे। 19 सेक्शन जो है वो जॉब वर्कर से रिलेटेड है। 20 और 21 में कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी ऑफिस। तो ऐसे कुछ 2-3 टॉपिक्स अपने इस ब्लॉक में कवर करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। अब आईटीसी के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में जो कैलकुलेशन समझाया था, होलसेलर रिटेलर वाला, वो बेसिक है, वो इसका बेस है, मैंने पहले ही करवा दिया था। अब हम उसको थियोरेटिकली या टेक्निकल कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो बैक ऑफ द माइंड वो ध्यान रखना कि आईटीसी क्लेम कैसे होता है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 16 इज अ प्रोसीजरल और थियोरेटिकल सेक्शन। इसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताइए रिलेटेड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने बात की थी कि एज अ सप्लायर, होलसेलर, रिटेलर, मैं अगर एक तरफ आपको गुड्स बेच रहा हूँ तो मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने भी कहीं से गुड्स खरीदे हैं जहाँ पे मैंने जीएसटी पे ऑफ किया है। तो जितना भी मैंने जीएसटी पे ऑफ किया है उसका मैं क्रेडिट लूंगा और आपसे जब जीएसटी का पैसा आएगा तो उसको सेट ऑफ करूंगा। तो मैं गवर्नमेंट को पूरा कलेक्शन पास ऑन नहीं करूंगा, जितना भी आपसे कलेक्ट किया उसमें से मैंने जो पीछे पे किया तो माइनस करूंगा, डिफरेंस का अमाउंट गवर्नमेंट को पे ऑफ करूंगा। क्योंकि हमने देखा है कि जीएसटी के जो बर्डन है वो अल्टीमेटली किसके ऊपर आता है, कंज्यूमर के ऊपर। तो बीच में होलसेलर, रिटेलर, जितने भी लोग हैं उन सब की पॉकेट से अगर जीएसटी गया भी है तो टेम्परेरीली जाता है, बाद में वो पैसा आईटीसी के फॉर्म में कैशबैक आ जाता है। तो यही कंडीशन पे अपने यहाँ पे काम करते हैं। अब सबसेक्शन 1 में बोला कि अगर आपको आईटीसी अवेल करना है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। डिपार्टमेंट आपको पहचानेगा कब, जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा। आपके इंडिविजुअल नेम से कोई नहीं जानता आपको जीएसटी में, जीएसटी नंबर से ही आपकी रिकग्निशन है, ये इम्प्लाइड सी बात है। तो अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना चाहते हो तो यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब मैं मेरा एग्जांपल ले लूं, मेरे पास दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। अब मैं अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, दिस इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। अब क्या होता है कि मैं आपको जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये प्रोफेशन चलाने के लिए मुझे भी कुछ सर्विसेज अवेल करनी पड़ रही है, मुझे भी गुड्स परचेज करने पड़ रहे हैं, तो मेरा भी जीएसटी जा रहा है। अब इस चीज को अगर मैं आपको कंपेयर करवाऊं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मेरा इनपुट टैक्स कहाँ लग रहा है, आउटपुट टैक्स कहाँ आएगा, वो कैलकुलेशन कैसे। तो एक तरफ अगर मैं रेवेन्यू साइड पे बात कर रहा हूँ तो जो मैं फीस आपसे कलेक्ट करूंगा उसके ऊपर मुझे आपसे जीएसटी चार्ज करना है। सो दिस इज आउटपुट टैक्स फॉर मी, मैं आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस में मुझे भी आगे जीएसटी पे ऑफ करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट का जो बिल आ रहा है, अब मैं न्यूज़पेपर में रिजल्ट्स की ऐड कर रहा हूँ या अपने क्लासेस के प्रमोशन के लिए कहीं पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे अपने बूस्टिंग करते हैं, स्पॉन्सर्ड पेज आता है, सब जगह मेरा जीएसटी जो है वो पे हो रहा है। तो ये मेरा कॉस्ट है, दिस इज इनपुट टैक्स फॉर मी। इसके अलावा जेरोक्स का, स्टेशनरी का जो बिल आ रहा है उसके ऊपर भी मुझे जीएसटी पे करना है। अच्छा, जो मैंने फर्नीचर परचेज किया क्लासेस के लिए, बेंचेस और ये सब चीजें, वुड परचेज किया, प्लाईवुड है, सनमाइक है, हर चीज के ऊपर जीएसटी है। तो फर्नीचर एक्सपेंस जो है उसके ऊपर भी मुझे जीएसटी पे करना है। एसी खरीदे, एसी के ऊपर भी जीएसटी पे करना है। तो ये सारी चीजों पे मेरा रेगुलर जीएसटी लग रहा है। अब प्रीमाइसिस का रेंट पे कर रहा हूँ, कमर्शियल प्रीमाइसिस है, अगर सामने वाला ओनर यहाँ पे रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो जो मेरा रेंट एक्सपेंस है उसके ऊपर भी मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? अब देखो इनपुट टैक्स मेरा भी तो लग रहा है। अब पॉइंट ये है कि अगर मुझे ये जो जीएसटी जितना भी मेरा गया इस सबका बेनिफिट चाहिए, वापस चाहिए, क्योंकि मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ, कंज्यूमर तो आप हो यहाँ पे, तो अल्टीमेटली जीएसटी आपकी पॉकेट से जाना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को जीएसटी में पहले तो रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, फिर मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करूंगा, जो कलेक्शन आएगा उसमें से ये सब माइनस करूंगा और डिफरेंस का अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। तो अल्टीमेटली सारा जीएसटी बर्डन मैंने आप पे पास ऑन कर दिया और मैं इस चीज से फ्री हो गया। ये एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि अगर मेरा टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, जो अपन ने सेक्शन 22 में देखा, 10 लाख, 20 लाख और गुड्स प्रोवाइडर के केस में 40 लाख, अगर मेरा एनुअल टर्नओवर उस लिमिट से कम है तो फिर मुझे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं। अगर मैं जीएसटी नंबर नहीं लेता हूँ तो मैं आपसे कोई जीएसटी तो कलेक्ट कर ही नहीं रहा हूँ, समझ आ रहा है? फिर खाली मैं फीस का अमाउंट कलेक्ट कर रहा हूँ। बट उसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि मुझे ये सब कुछ वापस नहीं मिलेगा, फिर ये मेरा कॉस्ट हो गया। किससे रिकवर करूं? आगे जब जीएसटी आपसे चार्ज ही नहीं कर रहा हूं तो ये मेरा कॉस्ट हो गया। तो ये मेरा कॉल है कि मुझे क्या करना है। अब ऐसा भी है कि भाई मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट से कम टर्नओवर है लेकिन मेरा ये इनपुट टैक्स बहुत जाता है। अब हर महीने इनपुट टैक्स पे करता हूँ, मुझे लगता है यार जीएसटी का फायदा नहीं मिल रहा है, इससे तो बेटर है मैं क्यों बर्डन लूँ, मैं तो भाई आगे वाले पे पास ऑन कर दूंगा। तो भले मेरा टर्नओवर 20 लाख से कम है, 40 लाख से कम है, स्टिल मैंने वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन करा लिया जीएसटी में, जो 25 सबसेक्शन 3 में अपन देख रहे थे। जैसे ही मैं ये कराऊंगा बर्डन आप पे पास ऑन हो गया, अब भरो जीएसटी। आ रहा है समझ में? तो आपसे जो जीएसटी लूंगा ना उसमें से मेरा ये सब खर्चा वापस आ जाएगा,
लेकिन बर्डन आप पे पास ऑन हो गया। अच्छा, आप ये बर्डन आगे किसी पे पास ऑन कर सकते हो क्या? क्योंकि आप खुद कंज्यूमर हो, ठीक है, तो कंज्यूमर के ऊपर लास्ट बर्डन आने वाला है, ये हमने देखा है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर मुझे आईटीसी चाहिए तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट सबसेक्शन था, इससे ऊपर इसमें कुछ बोला नहीं। बाकी जो लेजर और वो सब बातें की है ना, वो अगले चैप्टर में कवर करने वाले हैं, उसको भी आप इग्नोर करो चलेगा। उसमें बेसिक खाली इतना है कि आपने जो भी इनपुट टैक्स पे करते हैं, जैसे मैं मेरी बात कर रहा था, तो जितना भी इनपुट टैक्स मैं पे कर रहा हूँ इसका हिसाब तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जीएसटी के पोर्टल पे ई लेजर्स होते हैं, इसको बोलते हैं ई क्रेडिट लेजर। अब लेजर तो आपने अकाउंटिंग में बनाया, आपको पता है। जितना भी आईटीसी या इनपुट टैक्स में पे करता जाऊंगा वो सारा यहाँ पे मैं नोट करता जाऊंगा कि भाई इतना इनपुट टैक्स मैंने पे किया। मंथ एंड पे जब आपसे जीएसटी कलेक्ट करके सेटल करूंगा तो ये क्रेडिट में यहाँ पे यूटिलाइज करता जाऊंगा, ये सिचुएशन होती है। तो एक लेजर बनता है और कुछ नहीं, और ये पेन पेपर पे नहीं है, सारा इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन सिस्टम है। पोर्टल के ऊपर आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आए समझ में? अभी इतना ध्यान रखो, काफी आगे बढ़ रहे हैं। सब सेक्शन 2 देख लो, कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी। पहला पॉइंट, पोजेशन ऑफ टैक्स पेड डॉक्यूमेंट्स, यही देख लो यहाँ पे। ये सारा जो मैंने खर्चा किया है इस पे मैंने जीएसटी चुकाया, तो मेरे पास जीएसटी वाला बिल होना चाहिए कि नहीं? डिपार्टमेंट कैसे अग्री करेगा कि मैंने सच में जीएसटी पे किया? बिल के थ्रू। तो यहाँ पे बोला है कि इनवॉइसेस मेंटेन करना जरूरी है, परचेज के बिल भी होने चाहिए और सेल्स के बिल भी इशू करने पड़ेंगे। तो टैक्स इनवॉइस के बिना आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, इम्प्लाइड सी बात। दूसरा, एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रैक्टिकली ये सब आईटीसी एंड ऑल तब मिलेगा जब सच में ये गुड्स खरीदे गए होंगे, ये सर्विसेज अवेल की गई होंगी और जीएसटी पे किया गया हो। ये लिखना जरूरी था, नहीं तो पता है क्या होगा, लोग फेक इनवॉइसेस बना बना के पैसा घुमाते रहेंगे, और ऐसे बड़े मैटर हो चुके हैं ऑलरेडी। अब जीएसटी वाले, अब क्या है ना, गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट पास किया तो इतना अच्छा एक्ट बनाया, सारा काम ऑनलाइन कर दिया, हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी, फिर बोला वो ई वे बिल होगा, रास्ते में भी चेकिंग होगी, सब कुछ कर दिया। लेकिन पब्लिक तो कम है नहीं, आपको पता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फ्रॉड करने का जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। अब मार्केट में ये चल रहा है कि फेक इनवॉइस घूमते हैं। फेक इनवॉइस का मतलब, दो कंपनियां बना दी, मैंने दिखा दिया मैंने इस कंपनी को इतना सेल किया, इससे इतना जीएसटी आने वाला है, तो मुझे इनपुट टैक्स का क्रेडिट चाहिए। अब एक्चुअली में ना कोई गुड सेल हुए, ना कोई पेमेंट आने वाला है, गवर्नमेंट से एडवांस में आईटीसी ले लिया, बाद में पे ऑफ करके सेटल कर देंगे, सरकार का पैसा सरकार से उधार लेके फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं बिना ब्याज के। समझ आ रहा है? ये चक्कर चल रहा है। अब गवर्नमेंट इसमें परेशान है, बोले यार कितना भी जुगाड़ लगा लो, तुम लोग कुछ नया लेके आ ही जाते हो, मतलब चोरी करना तो बंद नहीं करोगे, वैसा है। अब ये मैटर जो है, इसके लिए जीएसटी वाले रेड करते हैं कि जो इनवॉइसेस दिख रहे हैं एक्चुअल में सेल हुआ भी है कि सिर्फ ऑन पेपर बिलिंग करके पैसे घुमा रहे हो, तो पैसे घुमाना शुरू कर दिया। अभी 2-3 साल पहले का मैटर था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अरेस्ट किया अहमदाबाद से, 117 बोगस कंपनियां बनाई थी, 117, और क्या कर रहा है, सिर्फ इनवॉइसेस घुमा रहा है। और देखो 2-3 कंपनी बना के अगर आप इनवॉइसेस घुमा रहे हो तो जल्दी पकड़े जाओगे कि वही नाम बार बार आ रहे हैं, ये लोग एक दूसरे को गुड्स बेचते रहते हैं और किसी से बिजनेस ही नहीं कर रहे। पर 117 कंपनीज अगर बना दी और सारी सेपरेट एंटिटीज अलग अलग नाम की, और उनके बीच में इनवॉइसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो किसी को डाउट कैसे होगा? 100 कंपनियों के बीच में बिजनेस तो होने ही वाला है ना, तो वहाँ किसी को डाउट ही नहीं होगा कि ये सिर्फ इनवॉइस वाला गेम चल रहा है। एक्चुअल में एक दूसरे को एक कोई सामान बेचते नहीं, एडवांस में आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, महीने 2 महीने बाद पैसे चुका देते हैं, पैसा यूज कर रहे हैं। और इनवॉइस तो फिर जितनी मर्जी बनाओ, 1 करोड़ का बनाओ, 5 करोड़ का बनाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? तो सरकार का पैसा सरकार से उधार लेके यूज कर रहे हो, फ्री में वापस कर रहे हो, कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं। तो ये सारा गेम शुरू हो गया। जब पता चला कि बोगस कंपनीज है और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ऑन पेपर है, तो सीधा सीबीआई वाले अरेस्ट करने आए। सुबह सुबह घर पे आए 5 बजे रेड मारने, और सीबीआई वाले ही उठा के लेके गए। लोकल पुलिस भी नहीं आई, बोले आपने काम ही इतना बड़ा किया है तो सम्मान भी तो उस हिसाब से होना चाहिए ना। तो छोटी मोटी पुलिस आएगी, कैसा लगेगा? सीधा सीबीआई ने अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया, और सारा मैटर जो है वो भी चल रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो होती रहती है। इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं फिर गवर्नमेंट को यहाँ पे रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो क्लियर बोल दिया, एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नेसेसरी। उसमें एक्सप्लेनेशन है, 2 एक्सप्लेनेशन बोले, वो भी क्लियर करा देता हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है। एक्सप्लेनेशन में ऐसा बोला कि गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली में प्रोवाइड करना नेसेसरी है, लेकिन ये कौन अवेल करेगा उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसको भी एक एग्जांपल से अपने समझ लेते हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों केस में। अब ऐसा कुछ है कि गुड्स का ऑर्डर सपोज आपने दिया और मुझे ऑर्डर दिया कि भाई ये गुड्स सप्लाई करने हैं। मैंने बोला कहाँ भिजवाने हैं गुड्स? तो बोले सर हमारे घर पे, हमारी फैक्ट्री पे डिलीवर कर देना। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, डिलीवर हो जाएंगे। तो ट्रांजेक्शन आपके और मेरे बीच में हुआ, बिल आपके नाम का बना, पेमेंट भी आप ही कर रहे हो, गुड्स की डिलीवरी आपकी फैक्ट्री पे हो गई, काम खत्म। ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी सिचुएशन ऐसी है कि गुड्स का ऑर्डर आपने प्लेस किया, लेकिन बोला हमारे यहाँ नहीं, किसी थर्ड पर्सन के यहाँ डिलीवर कर देना। अब वो थर्ड पर्सन मेरा दोस्त है, रिलेटिव है,
मेरा जॉब वर्कर है, मेरा एजेंट है, जो भी है। मैंने बोला मुझे क्या फर्क पड़ता है, बिल आपके नाम का बनाना है। बोले हाँ, पेमेंट आप ही करोगे? तो आप ही करोगे, ठीक है, कर देना पेमेंट। आप जहां बोलोगे मैं गुड्स वहां डिलीवर कर दूंगा। तो गुड्स आप खुद रिसीव करो या आपके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन रिसीव करे, उससे ना गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है ना मुझे। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि एक्चुअल में गुड्स डिलीवर होने चाहिए। फिर थर्ड पार्टी भी रिसीव करे तो चले। आया समझ में? तो होता है ना, आपने कितनी बार किसी और के लिए गुड्स ऑर्डर करना है, अमेजोन पे भी तो होता है। आप गुड्स खरीद रहे हो तो किसी और के घर पे भी तो भेज सकते हो। तो ऑर्डर आपने प्लेस किया लेकिन किसी और के वहाँ डिलीवर हो गया, तो ये एज अ गिफ्ट भी हो सकता है या अदरवाइज भी हो सकता है। तो वो चीजें यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्विसेज में भी सेम चीज है। सर्विस अवेल कौन कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में सर्विस कोई ना कोई अवेल करे ये नेसेसरी है। पेमेंट किसी ने भी किया हो, मुझे तो सर्विस प्रोवाइड करने से मतलब है। आप जिस एड्रेस पे जहां बोलोगे मैं सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि पे कौन कर रहा है, अवेल कौन कर रहा है, बट किसी का अवेल करना जरूरी है, ये कंडीशन यहाँ पे बोली। अब इसमें जो सेकंड एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है वो पहले से नहीं था। जब सेक्शन बनाया इन्होंने ओरिजिनली 2017 में, सिर्फ एक्सप्लेनेशन नंबर 1 था रिलेटेड टू गुड्स। बाद में इनको रियलाइज हुआ कि सर्विस वाला पॉइंट हम लिखना भूल गए, तो नया एक्सप्लेनेशन ऐड करके सर्विस वाला पॉइंट भी अमेंडमेंट में आ गया। तो ऐसी सब चीजें प्रैक्टिकली होती रहती है। चलो, तो ये पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट कंडीशन देख लो, टैक्स शुड बी एक्चुअली पेड। ये भी तो नेसेसरी, एक्चुअल में टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा। जीएसटी पे किया नहीं और आईटीसी ले लिया, वही तो हो रहा है। आगे चुकाया नहीं लेकिन पीछे आईटीसी क्लेम करके सरकार का पैसा यूज कर। अब ये प्रॉब्लम क्यों आता है वो भी समझ लो। हर जगह जहाँ पे भी गुड्स का सेलिंग हो रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, आपको क्या लगता है सब कुछ पेमेंट कैश पे होता है, इंस्टेंट पेमेंट, पहले पेमेंट होगा फिर डिलीवरी होगी, ऐसा होता है, या क्रेडिट पे चलता है बिजनेस? अब जब क्रेडिट पे चलता है ना तो ये प्रॉब्लम आता है। मैंने आपको गुड्स बेचा, मैंने इनवॉइस बना के दे दिया विद जीएसटी, ठीक है, आप मुझे पेमेंट करोगे 90 डेज में, ये क्रेडिट पीरियड दे रखा है मैंने आपको। अब ये बिजनेस है, क्रेडिट देना पड़ता है कितनी बार। तो आज आपने मुझे पेमेंट तो दिया नहीं, लेकिन आपके हाथ में एक जीएसटी वाला इनवॉइस आ चुका है, समझ आया? तो आप तो उस इनवॉइस के बेस पे आईटीसी क्लेम कर लोगे। ये वो आईटीसी है जो आपने चुकाया नहीं अभी तक, आपने मुझे पैसे ही नहीं दिए, ना बिल का अमाउंट दिया ना जीएसटी का, लेकिन आपके हाथ में एक टैक्स इनवॉइस आ चुका है जिसके बेस पे आपने आगे आईटीसी क्लेम कर लिया, क्योंकि आप भी सप्लायर हो, आगे गुड्स बेचते हो, वहां से पेमेंट आता है, तो आपने तो सेट ऑफ ले लिया। बट इस ट्रांजेक्शन में सरकार को अभी तक वो जीएसटी मिला है क्या? आपने मुझे पे किया होता, मैं आगे पे करता गवर्नमेंट को, फिर आप आईटीसी लेते तो समझ में आता। ये तो अभी तक पैसे आए नहीं और इनवॉइस के बेस पे आपने आईटीसी ले लिया, ऐसा होता है। तो अगर आप एडवांस में आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो इन फ्यूचर कभी ना कभी तो जीएसटी चुकाना पड़ेगा ना एक टाइम लिमिट के अंदर, वो चीज यहाँ पे बोली। तो विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी आप आईटीसी क्लेम कर लो, ऐसा अलाउड नहीं है। सब्जेक्ट टू करके बोला है कि क्रेडिट वाली सिचुएशन में कुछ टाइम तक ये चलता है, लेकिन वो भी टेम्पररी। तो टेम्पररी का मतलब आगे आएगा 180 डेज, वो कंडीशन में आपको रिलेट करा देता हूँ, उसमें टाइम लिमिट है। देख लो नीचे पॉइंट दिखेगा, आईटीसी अवेल्ड टू बी पेड अलोंग विद इंटरेस्ट इफ द पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 180 डेज ऑफ इनवॉइस। इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या पॉइंट। अब देखो ऐसा है, इनवॉइस का जो अमाउंट है ना वो 1 लाख रुपए का हो रहा है, उसके ऊपर जीएसटी का रेट 12% के हिसाब से 12,000 हो गया, टोटल इनवॉइस बना 1,12,000 का, समझ आया? अब ये 1,12,000 का इनवॉइस मैंने आपको बना के दे दिया, इसका पेमेंट अभी तक आपने मुझे किया नहीं, पेमेंट आप करने वाले हो 90 डेज के बाद, क्योंकि इतना क्रेडिट मैंने ही आपको दिया। अब इस इनवॉइस के बेस पे ये 12,000 रुपए का आईटीसी आपने अपने बुक्स में क्लेम कर लिया, क्योंकि जैसे आपके हाथ में इनवॉइस आया आपने एंट्री कर दी अपने लेजर में कि भाई मेरा 12,000 रुपए का इनपुट टैक्स का ट्रांजेक्शन हुआ है, हो सकता है अगले महीने पेमेंट करते टाइम आप इसको यूज भी कर लो। अब पॉइंट ये है कि ये 12,000 सरकार तक पहुंचे नहीं, क्योंकि आपने मुझे दिए ही नहीं तो मैं कहाँ से पहुंचाऊंगा, लेकिन फिर भी इसका क्रेडिट आप ले चुके हो। अब इस पॉइंट पे प्रॉब्लम ये आती है कि डिपार्टमेंट वेट कर रहा है कि कब ये 12,000 रुपए आएंगे जिसका हमने क्रेडिट ऑलरेडी दे दिया। वो लोग कितने दिन मैक्सिमम वेट करेंगे? बोला 180 डेज। ये कोई भी मार्केट में अगर कोई उधार पे बिजनेस कर भी रहा है, मैं आपको कितने दिन का उधार दूंगा? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, उससे ज्यादा तो कितना ही उधार दूंगा? 180 डेज होने के बाद भी आपकी तरफ से पेमेंट नहीं आया, अब डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई ये ट्रांजेक्शन नहीं चलेगा, जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपने ले लिया है ऑलरेडी, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अब रिवर्स करने का सिंपल मतलब ये होता है आपको सरकार को 12,000 रुपए लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि 180 दिन से वेट कर रहे हो पेमेंट आने का और आपको एडवांस में क्रेडिट दे दिया था। अब जब ये पैसे वो आपसे वापस मांगेंगे ना, तो इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ आईटीसी। अच्छा, ये पैसा इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। 6 महीने से पैसे यूज कर रहे हो, फ्री में यूज करोगे, नहीं तो फिर हर कोई यही करेगा 180 डेज बाद रिटर्न कर देंगे, कोई बात नहीं, यूज करो फ्री ऑफ कॉस्ट। बैंक से लोन लेने की क्या जरूरत है? एक जीएसटी बिल बनाओ, 2-4 जीरो और लगा दो पीछे, यूज करो जितना करना है। लोन चाहिए अभी फ्री में मिल जाएगा।
ऐसे सब दिमाग लगाएंगे लोग। तो इसमें क्या इंटरेस्ट लगता है। अच्छा, फिर आप वो भी कंपेयर करोगे, बैंक इंटरेस्ट सस्ता पड़ता है या ये वाला। पैसे बचाने में अपना कोई कंपैरिजन ही नहीं है, अपने किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। तो इन्होंने पहले यहाँ पे रूल रखा हुआ है कि एक्सेस आईटीसी क्लेम किया और रिवर्सल हुआ तो उसमें इंटरेस्ट का रेट है 24% पर एनम। अब इसे सस्ता बैंक लोन है तो ये वाला आइडिया काम नहीं आएगा, ठीक है। ये अगर 6% 8% होता ना तो अपने जुगाड़ लगाते, बोले यार बैंक लोन 11%, आईटीसी एक्सेस क्लेम कर लो 8%, ये सस्ता पड़ रहा है। तो लोग आईटीसी स्पॉन्सर करा करा के घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं 8% के ब्याज पे। इसमें आप इतना रेट रख दिया ना कि आपको इतना महंगा पड़ेगा कि फिर आप ये ऑप्शन पे नहीं जाओगे। 24% का इंटरेस्ट रेट। अच्छा, पॉइंट ये है कि 180 डेज हो चुके, ये सब कर दिया, रिवर्सल करके पेमेंट कर दिया। अब ये जो बिल है ये एक्चुअली में तो चुकाना ही था। फॉर एनी बिजनेस रीजन 180 डेज हो गए और हम पेमेंट नहीं कर पाए, और आपने मुझे बाद में 180 डेज खत्म होने के बाद पेमेंट किया, एक्चुअल में पेमेंट किया, तो अब मैं तो आपसे पूरा ही पेमेंट लूंगा ना, 1 लाख और 12,000, मैं तो पूरा पैसा चार्ज करूंगा। अब तो एक्चुअल में आपने जीएसटी पे किया, अब आप आईटीसी क्लेम करना चाहोगे या नहीं। आप बोलोगे जब 12,000 भरे हैं तो हमें आईटीसी वापस मिलना चाहिए। तो इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि जो हो गया ये सब हो गया, उसके बाद अगर आपने फिर से पेमेंट किया तो आप पूरे 12,000 रुपए का आईटीसी फिर से क्लेम कर सकते हो, वापस से जाके लेजर में क्लेम कर लो, कौन मना कर रहा है। पर फिर इसका क्या होगा, ये तो गया ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना, 180 डेज पैसा यूज भी तो किया, ये रिवर्स नहीं होगा। लेकिन जो आपने पेमेंट किया वो 12,000 का आईटीसी या फिर से क्लेम कर लो। आपने जेन्युइनली जीएसटी चुकाया है तो हमें आपको क्रेडिट देने में क्या ऑब्जेक्शन है, लेकिन नहीं चुकाया है तो एक लिमिट के बाद फिर रिवर्सल करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे फ्रॉड ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे रखी। क्लियर, थियरी में देख लो, आईटीसी अवेल टू बी पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इफ पेमेंट नॉट मेड इन 180 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइस। ये टाइटल में जितना है वही पॉइंट है। उसके नीचे वाला पॉइंट साथ में, क्रेडिट कैन बी अवेल्ड इफ द पेमेंट इज मेड सब्सिक्वेंटली। वो ये वाला पार्ट है जो मैंने आपको बोला कि 180 डेज के बाद आपने पेमेंट कर दिया तो फिर से आप क्रेडिट ले लो, कोई मना नहीं कर रहा। ये वो पॉइंट साथ में कवर हो गया। बोलो, कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे समझ आए। तो कंडीशंस एकदम सिंपल है, कैलकुलेशन भी कोई कुछ ज्यादा है नहीं, आपको कंसेप्ट ही समझना है इसमें, और हेडिंग से भी ये रिलेट हो जाएगा। इंटरनल जो एक्सप्लेनेशन है वो इसी चीज को समझा रहा है। फिर ऊपर जो पॉइंट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। डी पॉइंट में बोला था रिटर्न मस्ट बी फर्निश्ड। अब ये सब कुछ जो भी हो रहा है, जब तक आप जीएसटी रिटर्न नहीं सबमिट करोगे डिपार्टमेंट को हिसाब समझ में कैसे आएगा। तो सरकार को हिसाब समझाना है, इनकम टैक्स हो या जीएसटी, रिटर्न फाइलिंग के थ्रू ही हो सकता है। तो बोला जीएसटी रिटर्न भरोगे तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ये इम्प्लाइड। अब इसमें सेक्शन है 39, वो आगे उस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक मीनिंग ध्यान रखना। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नाउ दिस इज अ प्रोविजो। प्रोविजो का मतलब एक्सेप्शन कंडीशन टू द मेन सेक्शन। अब प्रोविजो में क्या बोला, एक सिचुएशन समझा रहे, एग्जाम्पल ही फ्रेम कर लेते हैं। अब देखो, आपने जो गुड्स का ऑर्डर मुझे दिया वो ऑर्डर वैल्यू काफी बड़ा अमाउंट है, 25 लाख रुपए का कंसाइनमेंट है, ठीक है। और जो यूनिट्स इसके अंदर कवर हो रहे हैं, लेट इट बी 1 लाख यूनिट्स, मतलब 25 रुपए का एक यूनिट होगा। 1 लाख यूनिट का आपने मुझे ऑर्डर दिया है और बोला कि डिलीवर करना है, तो सिंगल ऑर्डर ऑफ 1 लाख यूनिट्स। मैंने बोला भाई 1 लाख यूनिट का ऑर्डर तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन डिलीवरी एक साथ नहीं होगी, एक ट्रक में इतना सामान आता भी नहीं है। मैं आपको 20,000 यूनिट्स एट अ टाइम डिलीवर करूंगा, और जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे कंसाइनमेंट भेजता जाऊंगा, तो लॉट्स में डिलीवरी होगी, एक साथ नहीं होगी। और ये वीकली बेसिस पे हम फिक्स कर लेते हैं, हर हफ्ते 20,000 यूनिट का सप्लाई भेज दूंगा तो 5 हफ्ते में पूरा सप्लाई कंप्लीट होगा। बोलो चलेगा। तो आपने बोला ठीक है आप ऑर्डर ले लो, 20,000 यूनिट्स वीकली बेसिस पे भेजते रहना, या वीकली हो सकता है, 15 डेज हो सकता है, जैसे भी ड्यूरेशन होगा वैसे। तो पॉइंट ये है कि बिल तो एक ही बनेगा, 25 लाख रुपए प्लस जीएसटी, सिंगल बिल बनेगा, 1 इनवॉइस। लेकिन गुड्स की डिलीवरी होगी लॉट्स में जो अलग अलग डेट पे आएंगे, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आप इस जीएसटी का आईटीसी क्रेडिट या इनपुट टैक्स क्रेडिट कब अवेल कर सकते हो, पहला कंसाइनमेंट आने पे, आखिरी कंसाइनमेंट आने के बाद, या फिर प्रोपोर्शनेटली। 3 ऑप्शन हो सकते हैं। प्रोविजो में क्लियर बोला है लास्ट लॉट आने के बाद, नॉट प्रोपोर्शनेटली। कॉमन सेंस बोलती है प्रोपोर्शनेटली दे दो, लेकिन इन्होंने मना किया, बोले नहीं, ये जो कंसाइनमेंट है 20-20 हजार यूनिट्स का, जब आखिरी कंसाइनमेंट आ जाएगा ना, पूरा 1 लाख यूनिट डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद बायर को बोलना कि पूरा आईटीसी क्लेम करे, तब तक ना करे। आया समझ में। तो ये उसी पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है जो पीछे बोला था कि एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स इज नेसेसरी। तो बोला जब तक पूरा कंसाइनमेंट रिसीव नहीं होगा हम आईटीसी अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन डिपार्टमेंट के पास था कि भाई प्रो रेटा बेसिस पे कर दो, जितना जीएसटी है डिवाइड बाई 5, हर बार जिससे 20,000 यूनिट्स डिलीवर होते जाएंगे वैसे वैसे क्लेम कर ले। बट ये थोड़ा ना प्रैक्टिकली कंफ्यूजिंग हो जाता,
इसमें कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को और ज़्यादा वेरीफाई क्रॉस कैलकुलेशन करना पड़ता, इसलिए उन्होंने डिनाई किया। तो दो ही ऑप्शन थे, या तो स्टार्टिंग में पूरा अलाउ कर दो या एंड तक वेट करो। इन्होंने बोला भाई वेट करो, हमें रिस्क नहीं लेना है, पूरा कंसाइनमेंट डिलीवर होने के बाद ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, उससे पहले नहीं। अब जैसा बोला वैसे अपने को याद, आ गया समझ में क्लियर? तो ये प्रोविजो की कंडीशन है। 180 डेज वाली तो हो गई। नेक्स्ट देख लो सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3। छोटा सा पॉइंट है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये प्रैक्टिकली क्लियर करना नेसेसरी। इसका भी एग्जांपल देखो। ये जो इतने डिटेल में लॉस बनते हैं ना, ये अपनी हरकतों की वजह से ही बनते हैं, है ना। ये कर्मों का फल है और कुछ नहीं। जितना जितना जुगाड़ आप करोगे, जितनी चोरी करोगे, उतनी चोरी को रोकने के लिए प्रोविजन लिखना पड़ेगा। तो ये जो लोग कर रहे हैं ना, उसकी वजह से इतना पढ़ना पड़ रहा है। अगर लोग इतना उल्टा दिमाग चलाते ही नहीं तो आधे सबसेक्शन यहाँ लिखने नहीं पड़ते। अगला सबसेक्शन उसी का एग्जाम्पल है, देख लो, कर्मों के फल। 16 सबसेक्शन 3। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ध्यान दो। आपने एक मशीन परचेज की, प्लांट एंड मशीनरी वाली कैटेगरी है, उसकी जो वैल्यू है दैट इज 10 लाख रुपीज। इस पे जीएसटी लगता है। जीएसटी का जो रेट एप्लीकेबल है वो 12% है। तो 1,20,000 रुपीज आपने जीएसटी पे किया, टोटल वैल्यू हो गई 11,20,000। ये फाइनल बिल बना 11,20,000। अब मशीन की जो लाइफ है वो 5 साल है, मतलब ये कैपिटल असेट हो गई। ये जो आपने खरीदी है आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया वैसा है। तो ये 10 लाख रुपए तो बैलेंस शीट में जाएंगे, एक साथ तो आप पीएनएल में खर्चा डालोगे नहीं, ये तो डिप्रिशिएबल आइटम हो गई वैसा है। अब पॉइंट ये है कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो या डेप्रिसिएशन के लिए वैल्यूएशन कर रहे हो, तो मशीन की वैल्यू क्या दिखाओगे? 10 लाख दिखाओगे या 11,20,000? बोलो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आप विद जीएसटी भी शो कर सकते हो और आप बिफोर जीएसटी भी शो कर सकते हो। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डबल बेनिफिट क्लेम करते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए बैलेंस शीट में जब लेके जाएंगे ना, तो लिखेंगे असेट की वैल्यू 11,20,000। अब इस पे हर साल डेप्रिसिएशन मिलेगा, समझ आ रहा है? तो इसमें 1,20,000 का खर्चा 5 साल में डिवाइड करके आप 24,000 एनुअली क्लेम करके उसमें इनकम टैक्स बचाओगे। अच्छा, फिर आप बोलोगे भाई ये तो जीएसटी भी तो है, इनपुट टैक्स। अब अपना जो जीएसटी का लेजर है उसमें भी तो क्लेम करेंगे आईटीसी 1,20,000। तो जो आउटपुट टैक्स कलेक्ट होगा ना इस मशीन से, जो गुड्स बनेंगे, उसके सामने 1,20,000 भी सेट ऑफ करेंगे, समझ आ रहा है? तो एक बार खर्चा किया, दोनों एक्ट में बेनिफिट ले रहे हैं, इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी। डायरेक्ट टैक्स में डेप्रिसिएशन ले रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स में आईटीसी ले रहे हो। तो गवर्नमेंट बोलेगी यार तुम 1,20,000 भरते हो और बेनिफिट 2,40 का लेते हो, ये कैसे चलेगा? समझ आ रहा है? इस चीज के लिए सबसेक्शन 3 बनाया और क्लियर बोला कि आइदर ऑफ कर सकते हो। क्लियर बोल दिया, आपको अगर ये करना है चलेगा, फिर ये क्लेम मत करना आईटीसी। अगर आईटीसी में क्लेम चाहिए तो डेप्रिसिएशन क्लेम मत करना, दोनों नहीं कर सकते। अब ये लिखना जरूरी है, नहीं तो लोग दोनों क्लेम करेंगे। फिर पता है आर्ग्यूमेंट क्या होता है, बोले कहाँ लिखा है कि नहीं क्लेम कर सकते? लॉयर ये बोलता है वहां जाके, बोले कहाँ लिखा है क्लेम नहीं कर सकते? जब नहीं लिखा है तो कर सकते हैं। बात वैसे ही, बोले नहीं लिखा है पढ़ लो, हमको पता है तुम यही बातें करोगे, इसलिए पहले लिख दिया कि या तो डेप्री क्लेम करो या आईटीसी, दोनों बेनिफिट मत ले लेना। कॉमन सेंस भी यही बोलती है कि डबल बेनिफिट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर आप बोलोगे कहाँ लिखा है, तो बोला एक सबसेक्शन ही तो ऐड करना है, हमने कर दिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व। लोग करते थे ऐसा पुराने एक्ट में, इसलिए जीएसटी में पहले इसका सॉल्यूशन निकाल दिया कि बार बार ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन होता है तो सरकार को मालूम पड़ता है कि आप ये सब कर रहे हो, तो फिर उसके लिए प्रोविजन लाने पड़ते हैं। तो ये जो इतना सारा हम लोग पढ़ना पड़ रहा है उसका एक रीजन यही है कि अपन ने पास्ट में ऐसी हरकतें की हुई। आए समझ में? तो सबसेक्शन 3 में इतना ही पॉइंट था, आइदर ऑफ आप क्लेम कर लो, दोनों जगह क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है ना, तो बैलेंस शीट में फिर ये 11,20,000 नहीं, फिर ये 10 लाख ही जाएगा। और अगर आप यहाँ 11,20 लेके जा रहे हो तो लेजर में ये अमाउंट नहीं आएगा, आइदर ऑफ कर सकते हैं। अब इसमें पंगा है, जो आईटीसी क्लेम अपन करते हैं ना ये वाला, इसमें भी एक पॉइंट आपको साथ में क्लियर आउट करा देता हूँ। देखो 3 टाइप की चीजें हैं, एक बोलते हैं इनपुट, दूसरा होता है इनपुट सर्विसेज, और तीसरा जो है उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। ये आपको समझना जरूरी, तीनों पॉइंट्स, इनपुट, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। 3 टाइप की चीजें होंगी यहाँ पे जिन पे आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलता है। इनपुट का मतलब है रॉ मटेरियल। मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूँ या ट्रेडर हूँ तो सामान खरीदता हूँ और बेचता हूँ तो ट्रेडर हो गया। रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, फिनिश गुड्स बेचता हूँ तो मैन्युफैक्चरर हो गया। ये दोनों केस में जो भी ये टेंजिबल गुड्स आते हैं ना, चाहे ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, उसको बोलते हैं इनपुट, इसलिए बोलते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट, वैसा है। दूसरा पॉइंट है इनपुट सर्विसेज। इनपुट सर्विसेज का मतलब क्या है? आपको सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए अगर मैं किसी से सर्विसेज अवेल कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इनपुट सर्विसेज। बेस्ट एग्जांपल, जो मोबाइल ऐप आप यूज कर रहे हो
वो मोबाइल ऐप मेरे लिए इनपुट सर्विस है, क्योंकि आप मेरे कस्टमर्स हो, रिसीवर्स हो, जिसको मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुझे एक ऐप सपोर्ट चाहिए ताकि मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूँ। अब ऐप की कोडिंग करना मेरा काम है नहीं, ना ही मैंने वो व्हाइट हैट जूनियर ज्वाइन कर रखा है, मुझे कोडिंग आती हो, उस पर भी कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो मेरे पास कोई ऐसा टेक सपोर्ट तो है नहीं कि मैं खुद ही प्रोग्रामिंग कोडिंग करके एक ऐप बना दूं। तो मैंने एक कंपनी के साथ टाई अप कर लिया। मैंने उनको बोला कि भाई मेरे स्टूडेंट्स को ऐप सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग अगर ये ऐप प्रोवाइड करते हो तो मैं आपके पोर्टल के थ्रू उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा। अब जिस कंपनी से मैं ये एप्लीकेशन का सपोर्ट ले रहा हूँ वो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रही है ताकि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ। तो दैट इज इनपुट सर्विस फॉर मी, समझ आया? अब वो कंपनी मुझे फ्री में तो सर्विस दे नहीं रही, अब उनको मैं जो भी पेमेंट करता हूँ उस पर वो मुझसे जीएसटी चार्ज करते हैं। तो अभी जो मैंने मेरे एक्सपेंसेस लिखे थे उसमें एक ये वाला पार्ट भी आ गया। तो दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट इज कॉल्ड इनपुट सर्विस। वो सर्विस है, वो कोई टेंजिबल गुड्स नहीं बेच रहे मुझे, ना ही कुछ ट्रेडिंग हो रहा है, लेकिन वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू मैं आपको आगे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। दूसरे बिजनेसेस में बात करो तो ई कॉमर्स में जो लॉजिस्टिक पार्टनर होते हैं वो ई कॉमर्स कंपनी के लिए और कुछ नहीं इनपुट सर्विस है। अब मिंत्रा से अगर आप शॉपिंग कर रहे हो और डीएचएल वाला आपको डिलीवर कर रहा है, तो डीएचएल वाला मिंत्रा वाले को इनपुट सर्विस दे रहा है कि भाई आप ऑर्डर ले लो, डिलीवरी हम कर देंगे, ये उसके जो चार्जेस होंगे वो आप हमें पे कर देना। तो ये इनपुट सर्विसेज में आता है। तीसरा जो पॉइंट है उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। ये जो एग्जांपल था ये कैपिटल गुड्स है और कुछ नहीं। कैपिटल गुड्स में और इनपुट में क्या फर्क है? इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल है जो प्रोडक्शन में कंज्यूम हो जाता है और प्रोडक्ट के साथ चला जाता है। कैपिटल गुड्स वो चीज है जिसपे आप बार बार प्रोडक्शन करके यूनिट्स बना सकते हो, लेकिन ये कंज्यूम नहीं हो जाती। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, अब मैंने कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मशीन इंस्टॉल की है, तो मशीन पे क्या एक ही यूनिट बनेगा और फाइनल प्रोडक्ट के साथ मशीन भी चली जाएगी, ऐसा होगा? या एक ही मशीन पे मैं हजारों यूनिट बना सकता हूँ? तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। अब इस पे भी तो जीएसटी गया ना, ये रहा, तो इसका भी तो आईटीसी मुझे मिलना चाहिए। अब जो अभी प्रैक्टिकली रूल्स है उसमें ऐसे बोला हुआ है कि इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे आप जो भी जीएसटी पे करते हो वो पूरा आप अगले महीने क्लेम कर लो एक साथ, नेक्स्ट मंथ पूरा क्लेम करने को मिल जाता है। लेकिन कैपिटल गुड्स पे जो आप जीएसटी पे करते हो उसका क्रेडिट एक साथ नहीं मिलता, वो भी थोड़ा बहुत बाइफरकेट करके कुछ मंथ्स में आप डिवाइड कर लो, एक साथ नहीं मिलता। रीजन क्या है? तो किसी ने 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, सीधा 1,20,000 का जीएसटी, वो तो क्या करेगा, अगले महीने के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के सामने पूरा 1,20,000 सेट ऑफ कर लेगा। तो गवर्नमेंट को तो ये पैसा मिला नहीं ना उस महीने, तो एक साथ उनका रेवेन्यू भी डाउन हो गया। तो उन्होंने बोला कि आप ये 120 क्लेम करो, लेकिन एक साथ मत क्लेम करो, थोड़ा उस पर डिवाइड कर दो, कुछ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में क्लेम कर दो। बट ये रूल से मार्केट में लोग खुश नहीं है, क्योंकि जो इतना बड़ा खर्चा कर रहा है उसने तो 1,20,000 का जीएसटी भर दिया है, लेकिन उसको क्रेडिट अगले महीने नहीं मिलेगा, डिप्रिशिएट होकर मिलेगा। तो वो बोल रहा है यार ये मेरा क्रेडिट फिर राइट ऑफ होने में टाइम लग रहा है, मेरा पैसा इसके अंदर ब्लॉक हो गया, इसका बेनिफिट मुझे कुछ मंथ्स में डिवाइड करके मिलेगा, मुझे वेट करना पड़ेगा। और बहुत बार ये अक्यूमुलेट हो जाता है और क्लेम करने को मिलता नहीं है। तो प्रैक्टिकली जो असेसी है वो इस चीज से खुश नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी ये रूल लगाया तो बोला ये दोनों में आईटीसी आप इमीडिएट ले लो, इसका आईटीसी मिलेगा लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, ऐसे बोला। अभी आगे जब कैलकुलेशन बताऊंगा तो उसमें फिर से पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो सेक्शन 49 का पार्ट। बोलो ये समझ आया? क्लियर? तो 16 सबसेक्शन 3 आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ, डेप्रिसिएशन वर्सेस आईटीसी। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये इस सेक्शन का लास्ट पार्ट है, जैसे 16 सबसेक्शन 4, ये भी देख लेते हैं। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में हो सकता है इसमें कुछ कैलकुलेशन भी पूछ ले। हाँ, सबसेक्शन 4 अगेन प्रैक्टिकल पॉइंट, आप ध्यान से समझना। इनपुट टैक्स की बात हो रही है, आपने कुछ परचेजेस किए, परचेजेस पे आपने इनपुट टैक्स पे किया, अब आपको चाहिए उसका आईटीसी, ठीक है? अब देखो बिजनेस इवनली नहीं चलता है, बिजनेस में हमेशा एवरेज नहीं हो रहा है कि हर महीने सिमिलर परचेजेस हो रहे हैं, हर महीने सिमिलर सेल्स हो रही है, हर महीने एक XYZ अमाउंट का इनपुट टैक्स पे हो रहा है, एक XYZ अमाउंट का आउटपुट टैक्स कलेक्ट हो रहा है, सेट ऑफ भी हो जाता है, अपना काम एकदम स्मूथली चल रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी बिजनेस का अगर आप 12 महीने का साइकिल देखोगे तो कभी सेल्स बहुत पीक पे होते हैं, जैसे दिवाली टाइम होता है तो भाई रिटेल गुड्स की सेल हो रही है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी होता है जब मार्केट इतना अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब लोग परचेजेस नहीं कर रहे। अब हो सकता है फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, नहीं परचेजेस हो रहे इतना, बाकी खर्चे हैं तो लोग खरीद ही नहीं कर रहे। तो हर एक बिजनेस पर्सन के लिए जो सेल्स है उसका ग्राफ अप एंड डाउन रहने वाला है। किसी पर्टिकुलर मंथ में सेल्स बहुत डिप है, लेकिन उसी पर्टिकुलर मंथ में रॉ मटेरियल बहुत सस्ता मिल रहा है। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, प्रोक्योरमेंट जब कर रहे हैं ना, रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, ज्यादा खरीद के रख लो,
ताकि जब सेल करना होगा तो अपने पास स्टॉक रहेगा, क्योंकि तब पीक पे क्या होता है, फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये कि मंथ ऑन मंथ अगर आप देखोगे तो किसी मंथ में सेल बहुत ज्यादा होगी, किसी मंथ में सेल बहुत डाउन होगी। अच्छा, उसी मंथ में ऑन द कॉन्ट्ररी परचेजेस बहुत ज्यादा होंगे, और जब आप सेल ज्यादा कर रहे हो तो परचेजेस शायद नहीं कर रहे, आपने ऑलरेडी स्टॉक भर रखा है। तो पॉइंट ये है कि कोई भी पर्टिकुलर मंथ की अगर मैं बात करूं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना इनपुट टैक्स मैं पे कर रहा हूँ उससे ज्यादा ही आउटपुट टैक्स कलेक्ट हो रहा है। ये नेसेसरी है क्या? उल्टा हो सकता है। इस महीने में सेल्स का मार्केट डाउन ही रहता है, लोग खरीदी नहीं करते, तो भाई आउटपुट टैक्स बहुत कम कलेक्ट हो रहा है। लेकिन इसी महीने में क्योंकि डिमांड कम रहती है, रॉ मटेरियल बहुत सस्ता बिकता है, तो मैंने रॉ मटेरियल का स्टॉक भर लिया, तो बहुत परचेजेस किए इस महीने, तो मेरा इनपुट टैक्स भी तो ज्यादा गया। अब पॉइंट ये है कि मंथ एंड पे जब हिसाब लगाता हूँ तो आउटपुट टैक्स जो कलेक्ट हुआ ना, मान लो वो 50,000 रुपए हुआ, इतना ही जीएसटी कलेक्ट हुआ क्योंकि सामान कम बिका है। लेकिन जो मैंने परचेजेस किए उसमें मेरा इनपुट टैक्स 2.5 लाख रुपए गया, इतना मैंने चुका दिया। अब मंथ एंड पे ये पूरा सेटल हो रहेगा, समझ आ रहा है? इनपुट टैक्स चुकाया 2.5 लाख, सामने से आया सिर्फ 50,000, तो बाकी का 2 लाख तो अनक्लेम्ड रह गया ना। ये 2 लाख का क्या करूँ? अगले महीने कैरी फॉरवर्ड, इस महीने अगर नहीं सेटल हो पाया नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, क्या पता अगले महीने सिचुएशन रिवर्स हो, अगले महीने सेल हो जाए, 3 लाख का जीएसटी कलेक्ट हो जाए, और परचेजेस में हो सकता है सिर्फ 50,000 का ही परचेज किया हो, तो ये जो 2 लाख यहाँ पे अनक्लेम्ड रह गया यहाँ पे क्लेम हो जाएगा। देखो इस बार 3 लाख कलेक्ट हुआ, 50,000 की खरीदी हुई है, तो अभी भी तो 2.5 लाख रुपए और कैश में देना है, उसमें 2 लाख भी सेटल कर लेंगे, 50,000 ही कैश में दे देंगे, तो ऑन अकाउंट चलता रहेगा। पॉइंट ये है कि इस महीने का आपका जीएसटी अगर पूरा सेटल नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड कर लो। उस महीने भी अगर नई परचेजेस में हो पा रहे या सेल हो पा रहे तो उसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर लो। अब जैसे ही कैरी फॉरवर्ड का चेंज शुरू होता है, एक पॉइंट आएगा फिर जो क्लियर करना है कि भाई कैरी फॉरवर्ड कब तक कर सकते हैं, लाइफ टाइम तो नहीं कर सकते ना। एक डेडलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी कि एक पर्टिकुलर मंथ का इनवॉइस, उस पर पे किया हुआ इनपुट टैक्स, उसका क्रेडिट कितने महीनों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो एक डेडलाइन यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4। उसके बाद भी अगर वो मंथ का एटीसी आपका सेट ऑफ नहीं हो पाया, वो लैप्स हो जाएगा। लैप्स होने का मतलब वो आपकी कॉस्ट बन गई, अब ये पैसों का कोई हिसाब नहीं, अब ये सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, ये आपका खर्चा, ये आपका नुकसान हो गया। समझ आ रहा है? तो ये हमें डेडलाइन डिसाइड करनी है कि सबसेक्शन क्या बोलता है, कब तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका एक एग्जांपल मंथ वाइज ले लेते हैं, कोई भी पर्टिकुलर मंथ में अज्यूम कर लो। सपोज अपना जो ट्रांजेक्शन हुआ वो जुलाई का ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, जुलाई 2023। इसमें आपने कुछ गुड्स परचेज किए और उसका एक इनवॉइस आ गया, और इनवॉइस विद जीएसटी है, तो आपने इनपुट टैक्स पे किया। अब जुलाई मंथ का रिटर्न हम अगस्त में भरते हैं, ऐसे होता है, अगले महीने रिटर्न फाइल होता है। तो एक्चुअली में तो आपको इसका आईटीसी जब आप अगस्त में रिटर्न भरोगे ना, तब क्लेम करने को मिल जाता है। बट यही अमाउंट का प्रॉब्लम आ रहा था, आप क्लेम नहीं कर पाए, तो आप कैरी फॉरवर्ड कर दो, अगस्त के बाद सितंबर में भी तो रिटर्न भरोगे ना, तब क्लेम कर लेना। तब भी पूरा सेटल नहीं हुआ ये वाला इनवॉइस, तो आगे अक्टूबर में क्लेम कर लेना। इसकी डेडलाइन क्या? डेडलाइन के लिए उन्होंने 2 कंडीशंस बोली है, वो सेक्शन में लिखी है, एक बार आप देख लो। थियरी भी रिलेट करा देता हूँ, फिर यहाँ से एग्जांपल में कंटिन्यू कर लेते हैं। A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of financial year। एक मिनट, इसमें थोड़ा करेक्शन है, वो जो सितंबर लिखा है ना उसको आप सितंबर कट करके नवंबर कर दो। करेक्शंस किए थे मैंने इसमें, फिर भी आया नहीं, अमेंडमेंट है एक्चुअली उसमें, इसीलिए जो सितंबर लिखा है ना उसको आप कर दो नवंबर। वो डेट चेंज हो गई, वो नवंबर हो गया, सितंबर नहीं। मैं एप्लीकेशन समझा देता हूँ, उसको पता चल जाएगा। बोला आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर द मंथ ऑफ नवंबर, और दूसरी जो कंडीशन बोली उसमें बोला फर्निशिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, दोनों में से बोल रहे हैं विच एवर इज अर्ली। सिंप्लीफाई कर देते हैं, मुझे एक बार ये अमेंडमेंट खाली वेरीफाई कर लेना दो कि मंथ ऑफ नवंबर है या 30 नवंबर है, दो में से एक चीज है।
हाँ, उसमें डेट मेंशन की है। जो अपन ने यहाँ पे सितंबर लिखा है ना, मैंने आपको बोला नवंबर करना है, उसमें डेट लिख लो 30 नवंबर। उसमें एक्चुअली वो पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ये जो पूरा फ्रेज है उसके बदले आ जाएगा लास्ट डेट इज 30 नवंबर। उसमें वो ड्यू डेट वाली लाइन नहीं आएगी। आप वो पूरा सेंटेंस कट कर लो, सिंपल वहां पे डेट लिख लो 30 नवंबर, दिस इज द डेड लाइन। मैं मीनिंग समझा देता हूँ, आप शॉर्ट में लिख लो खाली 30 नवंबर। कैसे उसको अप्लाई करना है बता देता हूँ, और मैं उसकी थियरी आपको शेयर भी कर दूंगा बाद में व्हाट्सएप पे, तो आप उसमें से भी लिख के रख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक्चुअली करेक्शंस मैंने किए थे, बट वो फाइल में कुछ गलती हुई है, उस वजह से वो आए नहीं, इस वजह से कंफ्यूजन हो गया और कुछ नहीं। ठीक, चलो अब एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे अपना जो रेलेवेंट मंथ था यहाँ पे वो जुलाई 23 था। अब कैसे इसको अप्लाई करना है वो समझ लो। एक दो कंडीशंस यहाँ पे बोली। फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये इनवॉइस जिस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करता है, पहले आपको वो डिसाइड करना है। अपना रेफरेंस का मंथ कौन सा है, जुलाई 23। जुलाई 23 कौन से फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करता है? 22, 23, 23, 24 कौन सा ईयर आएगा? 23, 24 आएगा। तो फाइनेंशियल ईयर इज 23, 24। अच्छा, ये फाइनेंशियल ईयर 23, 24 खत्म होने के बाद जो 30 नवंबर आएगी वो कौन सी होगी? 23 आएगी या 24 आएगी? 24 आएगी ना। फाइनेंशियल ईयर 23, 24 खत्म होता है 31 मार्च 2024 को। उसके बाद 30 नवंबर कौन सी आएगी? 2024। दिस इज द फर्स्ट डेट ऑफ रेफरेंस एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। पहला पॉइंट आ गया। अच्छा, दूसरी कंडीशन भी है। दूसरे में उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो भी आपका मंथ है उसका जो फाइनेंशियल ईयर की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, यही फाइनेंशियल ईयर होगा अगेन 23, 24। अब फाइनेंशियल ईयर 23, 24 का आपको ना एक एनुअल रिटर्न भरना होता है। अभी एनुअल रिटर्न क्या है? जीएसटी का रिटर्न वैसे अपन मंथली फाइल करते हैं, तो हर महीने का एक एक रिटर्न, मतलब 12 महीने के 12 रिटर्न तो हो ही गए, दो दो रिटर्न होते हैं, तो एक्चुअली 24 रिटर्न हो गए। 12 महीने खत्म होने के बाद जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है, एक एनुअल रिटर्न भरना होता है जिसमें हम पूरी समरी सबमिट करते हैं कि पूरे साल में क्या हुआ। ये एनुअल रिटर्न भरने की एक ड्यू डेट होती है और एक एक्चुअल डेट होती है। ड्यू डेट का मतलब कि भाई इस डेट तक आपको ये रिटर्न भर देना है, इससे लेट करोगे तो नहीं चलेगा। वो ड्यू डेट यूजुअली होती है ईयर एंड पे 31 दिसंबर, और अपना फाइनेंशियल ईयर है तो ये डेट आ जाएगी 24। फाइनेंशियल ईयर 23, 24 कब खत्म हुआ? मार्च 24 को। इसके बाद 31 दिसंबर कौन सी आएगी? 2024। सो दिस इज द ड्यू डेट और द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। मतलब आप इससे पहले या इस दिन तक कभी भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। आया समझ में? तो हम एक्चुअल डेट तो फिर हमारे ऊपर है, हम कौन सी डेट पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट को तो पता नहीं है। तो ये डेट अपने एग्जाम्पल के तौर पे अज्यूम कर लेते हैं। लेट दिस डेट बी 15 अक्टूबर 2024। ये एग्जाम्पल है एंड दिस इज अ फिक्स डेट, क्योंकि ड्यू डेट तो सेक्शन में मेंशन्ड होती है। एक्चुअल डेट हमारे ऊपर है कि हम कब फाइल करते हैं। ये 15 अक्टूबर के बदले 15 नवंबर भी हो सकती थी, 25 नवंबर भी हो सकती है, तो 10 दिसंबर भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स। अब दो जो कंडीशंस की बात कर रहा हूँ उसमें एक डेट तो ये फिक्स हो गई, दूसरी डेट कौन सी लेनी है पता है? ये वाली, एक्चुअल डेट एंड नॉट ड्यू डेट। तो ये काम की नहीं है, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। हमें क्या कंपेयर करना है? एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न एंड 30 नवंबर। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, वो तो आपको पता है अर्लियर ही आने वाला है। क्लियर हो गई कंडीशन? ठीक है, तो इस डेट तक आपको ये आईटीसी ले लेना पड़ेगा। अगर इससे लेट हो गया तो फिर वो आईटीसी लैप्स हो जाएगा। अब पूरा समराइज करा रहा हूँ, समझो। परचेजेस किए थे जुलाई में, उस पर भरा था जीएसटी, उसका सेट ऑफ ले नहीं पाए अगस्त में, तो बोला सितंबर में ले लो। सितंबर में नहीं ले पाए तो अक्टूबर में ले लो, चलने दो, जहां तक कैरी फॉरवर्ड करना है करो। कहाँ तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे डिसाइड होगा? तो बोला उसके लिए दो कंडीशंस, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। फर्स्ट कंडीशन में ये बोला है कि आपका इनवॉइस जिस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करता है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद वाली 30 नवंबर, ये स्टैटिक डेट है, ये फिक्स्ड है। 30 नवंबर सेक्शन में लिखा है, ये चेंज नहीं होगी, तो ये स्टैटिक डेट होगी, इसको तो फिक्स कर दिया। ये पहली डेट। दूसरा बोला कि वो जो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके बाद जो एनुअल रिटर्न भरते हैं वो आपने कौन से दिन पे भरी? 15 अक्टूबर 2024। अब ये वेरिएबल है, ये असेसी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी डेट पे रिटर्न भरेगा।
इन दोनों में से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 15 अक्टूबर 2024। अब आगे की बात सुनो, कहने का मतलब ये कि जो जुलाई का इनवॉइस है जिसका क्रेडिट आप अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में नहीं ले पाए, लेट में लेट आप इस डेट तक क्लेम कर लेना। अगर इस डेट तक भी क्लेम नहीं कर पाए तो अगले महीने क्लेम नहीं कर पाओगे और लैप्स हो जाएगा। अब अगर आप टाइमलाइन देख रहे हो तो काफी टाइम मिल गया आपको, जुलाई 23, अक्टूबर 24, एक साल से भी ऊपर मिल गया। तो एक बिल को 12 महीने से भी ज्यादा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो कभी ना कभी तो सेट ऑफ हो ही जाएगा। और आप फीफो फॉलो कर लो ना, पुराना बिल का आईटीसी पहले क्लेम करो, नए वाले का बाद में क्लेम करना। तो एक सवा साल दे दिया आपको, इतने में भी आईटीसी सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है तो फिर बिजनेस क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है। तो मोर देन इनफ टाइम है, कोई आपके साथ ऐसा कोई इनजस्टिस नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है, पता चला। तो इस डेट तक आप जो भी मंथली रिटर्न भरोगे, लास्ट में लास्ट आप इस डेट तक अक्टूबर 24 मंथ आ रहा है तो उसके पहले वाला सितंबर का रिटर्न भर पाओगे, यही तो होगा। सितंबर मंथ का रिटर्न अक्टूबर में भरते हैं तो इस डेट तक आप सितंबर 24 का रिटर्न भर सकते हो। तो कहाँ जुलाई 23 का ट्रांजेक्शन और कहाँ सितंबर 24 तक कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ कर रहे हैं, तो मोर देन इनफ टाइम मिल रहा है, इतने में तो सेटल हो ही जाएगा। आया समझ में। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ 16 सबसेक्शन 4। अब मैं अगर मंथ वहां पे चेंज करूंगा इनवॉइस का, यहाँ सारी चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी। बट ये एक बेसिक एग्जांपल है, आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं थोड़ा वेरिएशन करवा देता हूँ, तो आप नया एग्जांपल भी सोच सकते हो कि समझ में आ रहा है कि नहीं। बोलो, नोट कर लिया। इसके एक दो सम सॉल्व करते हैं ना तो ग्रिप आ जाती है क्या करना है, इसलिए इतना टेंशन मत लेना अगर एक बार में पूरा नहीं भी समझ आया। मैं इनवॉइस चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। जुलाई 23 का अपन ने एग्जाम्पल लिया था, इसको कर देते हैं सपोज फरवरी 24। तो ये नया ही क्वेश्चन हो गया, फेब 24 वाला डेटा है और एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग भी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा डेटा चेंज। अब देख लो, स्टार्ट वैसे ही करना है वापस। इनवॉइस है फेब 24 का, सोचने का तरीका वही है कि फेब का आप मार्च में क्लेम कर लो, मार्च में नहीं हो अप्रैल में क्लेम कर लो, डेडलाइन डिसाइड करनी है। तो बोला फेब 24 कौन से फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करता है, पहले वो फाइनल करना है। तो कौन सा आएगा, यही आएगा, ठीक है, 24 आएगा। तो इसके हिसाब से ये डेट भी फिक्स हो गई, इसमें भी कोई चेंज नहीं। अच्छा, जो एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो मैंने चेंज कर दी 25 दिसंबर। तो फर्स्ट डेट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, दोनों में से अगेन कौन सा सिलेक्ट होगा, विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे अर्लियर लोगे तो कौन सी डेट आएगी, 30 नवंबर आएगी। तो 30 नवंबर तक जो भी आप मंथली रिटर्न भरोगे दैट विल बी द लास्ट ऑप्शन। तब तक आपको ये फेब 24 वाला एटीसी क्लेम कर लेना पड़ेगा, अदरवाइज उसके बाद वो लैप्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ थोड़ा टाइम गैप कम हो गया, फेब का है लेकिन आपका नवंबर तक का टाइम है, तो भी 8-9 मंथ्स जैसा है। अब यही अगर मैं चेंज कर दूं, फेब 24 के बदले बोल रहा हूँ अप्रैल 24, अब बताओ क्या होगा। ये सब सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, तो ये हो गया 24-25। अब ये डेट आ गई 25। अच्छा, ये सब भी चेंज हो जाएगा, ये भी 25 और इसमें भी ईयर चेंज हो जाएगा। इसको कर देते हैं चलो अक्टूबर। अब कौन सा सिलेक्ट होगा, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, तो ये आ जाएगा 25 अक्टूबर। बोला इस डेट तक आप क्लेम कर लो। तो सब कुछ इनवॉइस के मंथ पे डिपेंड करता है कि जुलाई 23 है, फेब 24 है, अप्रैल 24 है। सोचने का तरीका सेम ही रहेगा। पहले आप इनवॉइस का मंथ देखो, उसका फाइनेंशियल ईयर पहले डिसाइड करो, उसके बेस पे आगे की चीजें डिसाइड करो, तो गलती नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी। आ रहा है समझ में। तो ये आपका पूरा 16 सबसेक्शन 4 ऐसे इसको इम्प्लीमेंट करना। अब देख लो कुछ कंफ्यूजन है, नहीं समझ आया तो क्लियर, डन। तो इसके साथ सेक्शन 16 जो है वो अपना बैकअप है। बस इतना रखते हैं, बाकी फिर 17 वाला सेक्शन बड़ा है, कल स्टार्ट करेंगे।